प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि विकृति नहीं, प्रकृति को समझिए, विकृति से दूर जाइए, प्रकृति की उपासना कीजिए। अगर ह्यूमन रेस को बचा रहना है तो इस मूल मंत्र का पालन करना होगा। लेकिन असल में क्या हो रहा है जरा देखिए। क्यों कह रहे हैं ये महातबाही को दावत? एटम खतरनाक है। रूस के हाइपरसोनिक हथियार आर्कटिक क्षेत्र में तैनात हो रहे हैं, लेकिन इधर देखिए ग्लेशियर पिघलने की चिंता किसी को है बिल्कुल नहीं लगता। कहीं से भी ये कहा गया हो कि हम अपनी इन एक्टिविटीज को कम करेंगे, हम अपने इन एम्बिशंस पर लगाम लगाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्लेशियर पिघले, और अपने कामों से एग्जाम्पल के साथ लीड करे। कोई सुपर पावर या कोई कथित पावर ऐसा नहीं कर रहा है। एटम खतरनाक, पश्चिमी देश भी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पर्यावरण बम को लेकर किसी की चिंता नहीं, वाटर लेवल रोकने पर कोई काम नहीं कर रहा है। बढ़ता हुआ जल स्तर समुद्र का, ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं है। एटम खतरनाक है कि अमेरिका ने पहली बार आर्कटिक में एम्बेसडर एट लार्ज तैनात करने की बात की है। बर्फ पिघल रही है, कोई बात नहीं, हमारे लिए मौके बन रहे हैं। वाटरवेज बनेंगे, वहां से हम वहां से व्यापार करेंगे, वहां से हमारे जो युद्ध पोत हैं वहां से जा सकेंगे। इस बात की चिंता है और इसीलिए एम्बेसडर एट लार्ज बना दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि रूस उधर पिघलती हुई बर्फ को देखकर सोवियत इरा के जो अपने मिलिट्री साइट्स हैं उनको एक्टिव करने में जुट गया। लेकिन किसी को यह परवाह है क्या कि असल में ये पिघलती हुई बर्फ इशारा क्या कर रही है, किस तरीके से खतरनाक इशारे हैं। अगली स्लाइड दिखाइए। पर्यावरण बम किस तरीके से खतरनाक होता जा रहा है। आर्कटिक में मानवीय गतिविधियां बढ़ गई हैं, ग्लेशियर्स को बचाने पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यह असल में केवल कॉन्फ्रेंसेस में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जहां जाकर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन देश जुटते हैं, लोग जुटते हैं, खाना पीना होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहीं तक महदूद है। रूस, कनाडा, आर्कटिक में कौन कौन से देश एक्टिव हो गए हैं, दोनों ही तरफ बात करना बहुत जरूरी है। एंटार्क्टिक, आर्कटिक दोनों तरफ आप जानते हैं एक महाद्वीप और दूसरा ऐसी बर्फ की मोटी चादर जो धीरे धीरे पिघलती जा रही है समुद्र के ऊपर। वाटरवेज बनते जा रहे हैं, लेकिन ये वाटरवेज असल में तबाही के लिए बनते हुए रास्ते तो नहीं है। अमेरिका, डेनमार्क, ठीक है, एक्टिविटी आप बढ़ाते जा रहे हैं। क्या आप इस बारे में भी सचेत हैं कि होने क्या वाला है? नॉर्वे, स्वीडन यहां एक्टिव होते जा रहे हैं, फिनलैंड, आइसलैंड यहां एक्टिव होते जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है? ध्रुवों पर जमी हुई ये दोनों ही तरफ की बर्फ पिघलती जा रही है। क्या ये खतरनाक संकेत नहीं है? क्या दुनिया को ये बात समझ में आ रही है? अहम सवाल, क्या ग्लेशियर के पिघलने का इंतजार हो रहा है? पिघलना उस स्तर तक जहां से डैमेज अनकंट्रोलेबल हो जाएगा? और क्या ग्लेशियर के पिघलने के लिए कोई संजीदा कदम, संजीदा उपाय किए जा रहे हैं? क्या ग्लेशियर से ज्यादा जरूरी है ये युद्ध, हथियारों का बनाया और उनका बेचा जाना? क्या फौजी ताकत से जल प्रलय को रोका जाएगा? क्या उस समय आप अपनी अपनी फौजें लगा देंगे? जब जल प्रलय होगा, ये समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, ये डूबते हुए इलाके होंगे, तो क्या आप अपनी अपनी फौजें लगाकर, क्या अपने सुपर पावर होने का हवाला देकर इस विनाश को रोक लेंगे? प्रोफेसर CS दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भू पर्यावरण वैज्ञानिक। बहुत स्वागत है सर आपका। ये खबर आपने इसको कैसे देखा और ये कितना बड़ा अलार्म बेल है सर? सर देखिए, लोग जो है इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं कि इतना बड़ा एक कांड होने वाला है पूरे प्लेनेट के ऊपर। 2035 के अंदर 50% और 2050 के अंदर हमें नेट जीरो कार्बन ऑफसेट्स करने हैं। और ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ये उन्हीं का कारण है। 2 डिग्री जहां बात थी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म कई इलाकों में हो गई है, यूरोप में और कई जगह पे जहाँ जहाँ। तो उसमें से जो नॉर्थ वेस्ट में स्पेशली जो एरियाज हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। लेकिन इसको जो है कुछ लोग जो है फ़ायदा उठा के भी देख रहे हैं कि इसमें आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जब आप कार्बन ऑफसेट्स के लिए आप CSR करवाएंगे या आप उसकी स्टडीज़ करवाएंगे या आप उसके ऊपर जो है कोई किसी तरह का क्या कहते हैं एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस के बारे में आप इंडिविजुअल ऑफसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जितनी बड़ी फर्म्स है, चाहे वो कोई भी कंपनीज हो, टाटा हो, कोई भी हो, सब इसमें लग गई हैं कि किस तरह से हम दूसरों के वो लें कार्बन ऑफसेट। अपने से कोई मतलब नहीं है, दूसरों के लें और दूसरों से लेके हम अपना जो है फायदा करें और वो किसी तरह से हम अपना बैलेंस रखें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है समस्या बढ़ती जा रही है और मुझे नहीं पता कि 2050 तक कैसे खत्म हो। सर आप ये जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 2050 की बात जो सर कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता दूं। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ये जो बैठक हुई थी अक्टूबर में पिछले साल, उसमें 2050 तक
जीरो एमिशन की बात की गई थी और यह कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को लगभग समाप्त कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लगभग समाप्त हो जाएगा और इसके लिए खास तौर से यूरोप ने यह कहा था कि हम इसको लीड करेंगे। आगे मैं वो पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन यहां लगता नहीं है, बल्कि जहां पे बर्फ पिघल रही है वहां कहा जा रहा है कि यहां तो व्यापार के लिए मौके बन रहे हैं। ये मौके बन रहे हैं या असल में वो लोग जो समझ रहे हैं कि इसमें कफन बिकेगा, अगर लोग नहीं रहेंगे तो मेरी कफन की बिक्री होगी, वो ये भूल गया है कि मौत उसकी भी आने वाली है। क्या जनरल द्विवेदी इसको इस तरीके से देखना और कहना ठीक होगा? बिल्कुल योगेश, जो आपने बताया इसमें बिल्कुल सच बताया, क्योंकि दुनिया ये मान ही नहीं रही है कि ये संकट किस तेजी से और किस इंटेंसिटी से आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है कि जब ट्रंप साहब थे वो तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये संकट जो है ये है संकट। पर मुद्दा ये है कि अगर हमने ये सिचुएशन जल्दी संभाली नहीं तो ये पानी नाक से ऊपर चला जाएगा। और साथ ही साथ ये एक ही जगह पर हम केंद्रित नहीं कर सकते हैं कि ये आर्कटिक में हो रहा है, ये सारी दुनिया में इस प्रकार हो। जहां जहां ग्लेशियर है, मैंने आपको तिब्बत की एग्जाम्पल दी है, और जैसे आपने बताया कि वहां तो वाटरवे के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसमें चीन, रूस वो सब जुट गए हैं कि किस तरह नए वाटरवे बनेंगे और किस तरह वो अपना व्यापार बढ़ाएंगे, किस तरह वो समय बचाएंगे, उस पर जोर दिया जा रहा है। कोई ये सोच नहीं रहा है कि अगर ये वाटरवे बन गए तो ये तबाही के वाटरवेज हैं, ये आपकी कोई ट्रेड के फायदा नहीं होगा।